हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं एनपीओ चैप्टर का एक क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व करूंगा। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। इस क्वेश्चन में बच्चों के अक्सर डाउट्स आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग भी इस क्वेश्चन में अटक रहे हो या आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग अपने आप को ब्लेम मत करिएगा। रीजन बीइंग, इसमें कहीं ना कहीं गलती सीए इंस्टीट्यूट की है, क्योंकि उन्होंने जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो एज इट इज चिपका दिया। ढंग से कोई भी प्रॉपर वर्किंग नोट नहीं दिखाई, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो अगर आप अटक रहे हो तो काफी नॉर्मल है, तो चिंता मत करना। इस वीडियो की हेल्प से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए और आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो फटाफट से क्वेश्चन रीड करना एक बार शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था, फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ईएक्सी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें हम लोग एक बार फटाफट से नजर मारें क्या क्या दे रखा है चीजों के बारे में। एक आपको दे रखा है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट है, तो कैश और बैंक के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो आपके पास होते ही हैं, तो आपको कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। और ध्यान देना, पहले बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक दे रखा है। पासबुक का उन्होंने बैलेंस दे रखा है, एक डिपॉजिट अकाउंट का, एक करेंट अकाउंट का। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस भी उन्होंने कैश इन हैंड का एक तो दे ही रखा है, और बैंक का बैलेंस दे रखा है एज पर पासबुक, अगेन डिपॉजिट अकाउंट का और एक करेंट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट जो होता है बेसिकली वो ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सेविंग्स करने की कोशिश की जाती है। ऐसा अकाउंट जिसमें से ज्यादा खर्चे वर्चे नहीं होंगे, जो ज्यादा छेड़ेंगे नहीं हम। जो अपने डे टू डे खर्चे वगैरह हैं उसके लिए हम लोग करेंट अकाउंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी खर्चों की बात करेंगे जब भी, तो उसके लिए हम लोग करेंट अकाउंट का जिक्र करके चलेंगे। और क्या क्या आपको दे रखा है रिसिप्ट्स में, बैंक इंटरेस्ट दे रखा है, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस दे रखा है, रिसिप्ट्स फ्रॉम टीज दे रखा है। देखना, रिसिप्ट्स फ्रॉम टीज, रिसिप्ट्स फ्रॉम टीज। और कोरिस्पॉन्डिंगली अगर आप पेमेंट साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कॉस्ट ऑफ टीज भी दे रखा है। तो एक रिलेटेड रिसिप्ट और रिलेटेड पेमेंट दे रखा है। तो जब भी रिलेटेड रिसिप्ट और पेमेंट आपको दोनों साइड मिले, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेट में फिगर लिखना है ना। आप अलग अलग से ना दिखा के उसको नेट करके फिगर लिखना। कैसे लिखना है, अभी हम जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली अगले आइटम में आपको कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स दे रखा है, और पेमेंट साइड में आप देखोगे तो एक फेयर्स दे रखा है। फेयर्स का मतलब होता है जो आप ऑटो वगैरह का, रिक्शे का जो भाड़ा देते हो, वो होता है फेयर्स, है ना। तो फेयर आपको दे रखा है पेमेंट साइड पे भी, और कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है। तो अगेन एक रिलेटेड पेमेंट है और एक रिलेटेड रिसिप्ट है, तो इसको भी हम लोग नेट करके दिखाएंगे। फिर आपको सेल ऑफ इक्विपमेंट दे रखा है, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट दे रखा है, डोनेशंस फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट दे रखा है। तो एक कोई टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दे रखा है, सो दिस इज माय स्पेसिफिक डोनेशन। ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है। जब भी स्पेसिफिक डोनेशन की बात होगी तो हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पेमेंट साइड में आपको ग्राउंड्समेंट फीस दे रखी है, मूविंग मशीन दे रखा है, मतलब एक मशीन की परचेज दे रखी है, रेंट ऑफ ग्राउंड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टीज ऑफ फेयर्स तो मैं बता चुका, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट दे रखा है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी दे रखा है एंड ट्रेजरर। और ध्यान देना यहाँ पे उसने बोला हुआ है ऑफ 2019, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019। करंट में जो ईयर चल रहा है अभी 2020 चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको पेमेंट दे रखी है ऑनरेरियम की, ये एक्चुअली हमने पिछले साल की पेमेंट की है। ये जो 400 रुपए की पेमेंट की है, ये पिछले साल की पेमेंट की है। दैट मीन्स करंट ईयर की ओपनिंग में ये खर्चा कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो ये काइंड ऑफ एक हिडन इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। फिर आपको नॉर्मल जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो दे रखे हैं। नीचे आपको दिया हुआ है यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब जिस इंफॉर्मेशन की आपको यूज करके कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू का दे रखा है, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा दे रखा है,
चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। तो ये एक जो पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा अटक जाते हैं क्वेश्चन में बच्चे। एंड अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में इन्होंने अगेन ढंग से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई भी अजम्पशन नहीं दी, कोई भी वर्किंग वगैरह कुछ नहीं दिया, बस ऐसी ब्रैकेट में करके उन्होंने दिखा दिया। तो इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा सही टाइम पे आने पे। इसके अलावा आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक दे रखा है, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग दे रखा है। फिर नीचे उसने एक और इंफॉर्मेशन दिया अगेन, जिसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन उसने क्वेश्चन के सोल्यूशन में नहीं दी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ 200 रुपीज। यानी इस साल जो हमारा ऑनरेरियम होगा वो पिछले साल से 200 रुपए से बढ़ जाएगा। सर पिछले साल का ऑनरेरियम कितना था, तो वो आपको पिछले साल की पेमेंट की इंफॉर्मेशन भी दे रखा है। तो पिछले साल का ऑनरेरियम था 400 रुपए का, करंट ईयर में वो 200 रुपए से बढ़ रहा है, तो करंट ईयर का ऑनरेरियम कितना हो जाएगा, प्लस 200 यानी 600 रुपए हो जाएगा करंट ईयर का ऑनरेरियम। अब एक और बात का ध्यान देना, पेमेंट में उसने क्लियरली बोला है कि जो हमने ऑनरेरियम पे किया एक्चुअली करंट ईयर में, वो पिछले साल का पे किया है। इसके मतलब कि हमने करंट ईयर में इस साल का कोई भी ऑनरेरियम पे करा ही नहीं। यानी जो इस साल का जो भी ऑनरेरियम बनता है वो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो ये 600 रुपए जो करंट ईयर का ऑनरेरियम बन रहा है, ये आप कह सकते हो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में आपको आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मिल गया और आउटस्टैंडिंग एट एंड भी मिल गया। तो ये इंफॉर्मेशन उसने डायरेक्टली नीचे इंफॉर्मेशन में नहीं दी थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उसने नहीं दिया था, उसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन छुपा के दे दी थी। तो हमको अपने लॉजिकल अजम्पशन से या लॉजिक लगा के इस चीज को पकड़ के चलना है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। तो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलता हूं, आप लोग भी अपना रजिस्टर पेन लेके मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। तो हम क्या प्रोसेस आप आजमाएंगे, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, और जो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है उसके हम पेमेंट साइड से शुरुआत करेंगे, और जो भी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है उसको हाथ के हाथ उसको डील करते हुए चलेंगे। फटाफट से एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये मेरा हो गया एक्सपेंडिचर, रुपीस। ये मेरी इनकम साइड है, रुपीस। तो हम लोग पेमेंट साइड से शुरुआत करते हैं। तो पेमेंट साइड में जो भी रेवेन्यू आइटम होंगे, वो रेवेन्यू खर्चे होंगे, वो हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। तो मैं वापस आ जाता हूं। तो सबसे पहला आइटम आपको दे रखा है ग्राउंड्समैन फीस। अब इससे रिलेटेड उसने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, बोनस टू ग्राउंड्समैन। अगर आप नीचे जाके देखोगे लास्ट उसने बोनस टू ग्राउंड्समैन ये वाला दे रखा है। अब आप इसको दो तरीके से मान के चल सकते हो, या तो आप मानो कि जो ग्राउंड्समैन फीस है वो एक अलग खर्चा है और बोनस टू ग्राउंड्समैन एक अलग खर्चा है, तो इसको आप अलग अलग से लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है सर ये बोनस तो ग्राउंड्समैन को ही दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड्समैन का ही खर्चा हो गया, तो ये ग्राउंड्समैन की फी का पार्ट में मान सकता हूं, तो आप वो भी करके चल सकते हो। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में दोनों को सेपरेट खर्चों की तरह लिया है, लेकिन आप अलग से एक ही खर्चे का पार्ट मान के भी चल सकते हो, उससे भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैं यहाँ पे एक ही पार्ट का मतलब एक ही खर्चे का पार्ट मान के चलता हूं। तो मैं इसमें लिखूंगा टू ग्राउंड्समैन फीस। तो करंट ईयर का मेरा खर्चा जो मतलब मैंने जो पे करा है वो है 750 रुपए एज पर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। और जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें आपको एक आउटस्टैंडिंग एट एंड दे रखा है। तो आपको आई होप याद होगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड को हम ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को हम माइनस करते हैं करंट ईयर का खर्चा या फॉर दैट मैटर इवन इनकम निकालने के लिए। तो मैं आउटस्टैंडिंग एट एंड को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये कितना 300 रुपए दे रखा है, तो 300 रुपीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाहर मेरा फाइनल खर्चा आ जाएगा 1050।
इसके बाद अगला जो आपको आइटम दे रखा है वो दे रखा है मूविंग मशीन, तो एक परचेज ऑफ मशीन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो मशीन की क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक परचेज दे रखी है, यहाँ पे आपको एक सेल भी दे रखा है, और इसके अलावा आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। अब परचेज और सेल आपका डायरेक्टली तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन आएगा आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे जो उसने सेल बता रखी है 80 रुपीज की, उसने इंफॉर्मेशन में कहीं भी क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया कि जो हमने मशीन सेल करी उसकी बुक वैल्यू क्या थी। तो अब हमको क्या ज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो 80 रुपीज का हमने सेल करी यही बुक वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हमको यही अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग एक मशीन इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेंगे और उस अकाउंट से हम लोग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर आ जाता हूं मैं फटाफट से वर्किंग नोट में। तो हम यहां पे मशीन एंड इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना लेते हैं। कोई बहुत ऐसा बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा, छोटा सा अकाउंट बनेगा। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस डाल देते हैं, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ये कितना कितना आपको दे रखा है, इधर आ जाता हूं नीचे, 800 एंड 750। फिर उसने जब परचेज की इंफॉर्मेशन दी है वो मैं यहां डाल लूंगा, टू बैंक, ये मेरा परचेज है। कितनी की परचेज हमने करी है, 1500 रुपए की। इसके अलावा हमने सेल भी करा है, वो मैं यहां डाल दूंगा बाय बैंक, ये सेल है, तो 80 रुपीज की हमारी सेल है। अब हम अकाउंट का टोटल निकालेंगे, आपको रियलाइज होगा आपका बैलेंस जो है यहां पे बच के आएगा, इसको मैं बोल लूंगा बाय डेप्रीसिएशन। तो ये कितना निकल के आ रहा है, टोटल पहले कर दूं मैं, टोटल आ रहा है 2300। 2300 में से 1750 गए और 80 गया, तो बच गया आपका 470। तो आपका जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो 470 निकल के आएगा। इसको मैं यहां पे डाल देता हूं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये मैंने वर्किंग नोट में निकाल दिया 470। चलो जी, अब अगले आइटम की ओर बढ़ते हैं। अगला आइटम आपको दे रखा है रेंट ऑफ ग्राउंड। तो क्या रेंट की कोई इंफॉर्मेशन कहीं दे रखी है आउटस्टैंडिंग या कुछ भी, तो मुझको तो नहीं दिख रही। दैट मीन्स मैं रेंट को डायरेक्टली लिख सकता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं यहां लिख दूंगा टू रेंट ऑफ ग्राउंड 250। नेक्स्ट आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ टीज। तो देखो कॉस्ट आपको दे रखी है टीज की 250 रुपए की, और यहां पे आपको दे रखा है रिसिप्ट फ्रॉम टीज 300 रुपए। रिसिप्ट है 300 रुपए की, 250 रुपए की कॉस्ट है, तो आप कह सकते हो नेट में जो आपकी रिसिप्ट हुई है वो 50 रुपए की हुई है। तो हम इसको नेट में दिखा देंगे इनकम साइड में, क्योंकि मेरी रिसिप्ट ज्यादा आ रही है। तो बाय नेट रिसिप्ट फ्रॉम टीज। तो 300 रुपए की रिसिप्ट थी, 250 रुपए की कॉस्ट थी, तो नेट रिसिप्ट आ गई मेरी 50 रुपए की। सिमिलरली आपको फेयर्स 400 रुपए दे रखा है, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको दे रखा है तो ये 400 रुपए है, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है वो ये 100 रुपए दे रखा है। तो आप नेट में देखोगे कितनी पेमेंट हुई है, 400 माइनस 100 दैट इज 300। तो नेट पेमेंट यानी हम लोग खर्चे की साइड पे दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे टू फेयर्स, और मैं ब्रैकेट पे लिख लूंगा नेट। तो 400 रुपए की पेमेंट हुई, 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो नेट में जो मेरा खर्चा हुआ वो 300 रुपए का हुआ। अगला आइटम देखते हैं प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280। तो क्या इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द आंसर इज यस।
आपको यहाँ पे अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग वगैरह दिया है, दैट मीन्स आपको आउटस्टैंडिंग की फिगर दी है, एट बिगिनिंग भी है, एट एंड भी है। तो एंड वाला आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस। तो हमने पेमेंट कितनी की करी करंट ईयर में, 280 की। इसमें आउटस्टैंडिंग एंड ऐड करूंगा और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करूंगा। आउटस्टैंडिंग एट एंड आपको दे रखा है 80 रुपीज एंड बिगिनिंग दे रखा है 100 रुपीज। 80 100, तो ये कितना आ रहा है, 360 में 260 आ रहा है। अब नेक्स्ट जो आइटम दे रखा है आपको, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, यहां पे थोड़ा सा चर्चा करने वाला पॉइंट है। तो थोड़ा सा टाइम मैं इस पॉइंट पे लेता हूं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चों के डाउट्स आते हैं। बाकी तो बच्चे फिर भी कर लेते कई बच्चे, लेकिन यहां थोड़ा सा अटक जाते हैं। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, तो देखो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट की जो पेमेंट हुई है वो 500 रुपए की हुई है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट की जो करंट ईयर में पेमेंट हुई है वो 500 रुपए की हुई है। और नीचे उसने बोला हुआ है चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। अब ध्यान देना, जो आपको बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग के दे रखे हैं वो पासबुक के हिसाब से दे रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब हम रीजंस फॉर डिफरेंसेस पढ़ते हैं, वहां पे हम डिफरेंसेस को जो रिकंसाइल करते हैं, वो वाला फंडा थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है और अनप्रेजेंटेड चेक्स है, चेक्स यानी जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं फॉर पेमेंट। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कैश बुक से हम माइनस कर देते हैं। भाई जब हम चेक इशू करते हैं पेमेंट के लिए तो हम कैश बुक के लिए से माइनस कर देते हैं, लेकिन पासबुक में वो माइनस तभी होता है जब वो चेक क्लियर हो जाता है, यानी पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, सब करूंगा, वो तो मेरे को एज पर कैश बुक बनानी पड़ेगी, मैं पासबुक के हिसाब से तो बनाऊंगा नहीं। तो मुझको जो कैश और बैंक के जो भी मतलब बैंक का बैलेंस लेके चलना है, वो मुझे एज पर कैश बुक निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको एक और बात क्या बात बोली थी कि जो प्रैक्टिकली जो खर्चे वगैरह होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होती है, रिसिप्ट पेमेंट होते हैं डे टू डे वाले, वो करंट अकाउंट से किए जाते हैं। तो हमको वो करंट अकाउंट को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अब मैं ओपनिंग में बात करूं तो ओपनिंग में जो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है वो 600 रुपए का दे रखा है। और लेकिन ये जो बैलेंस है ये एज पर पासबुक है। मेरे को कैश बुक के बैलेंस में आना है, क्योंकि मैं तो भाई अपना खुद का बैलेंस शीट वगैरह बना रहा हूं, तो मुझे तो कैश बुक का बैलेंस चाहिए। तो जब मैंने चेक इशू करा होगा तो मैंने चेक जो जो इशू करा उसका माइनस कर दिया होगा अपने कैश बुक से, कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो ओपनिंग वाला जो अनप्रेजेंटेड चेक है 300 रुपए का, वो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो फाइनल बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा वो आएगा 300 रुपए का। ये ओपनिंग की बात कर रहा हूं। सिमिलरली क्लोजिंग का जो बैलेंस दे रखा है वो 150 रुपए का दे रखा है एज पर पासबुक। और यहां पे भी क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड चेक है ना, क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड चेक है 260 रुपए का। तो मुझे जब पासबुक से कैश बुक पे आना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 260 रुपीज माइनस कर दूंगा। तो मेरा आएगा जो आंसर वो माइनस में 110 आएगा, -110। माइनस मतलब एक अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होगा, ये एक ओवरड्राफ्ट है। अब इस पॉइंट को उन्होंने ढंग से आंसर में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करा। तो आई बिलीव पहले तो आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। आई नो हम लोग पहले अभी खर्चों की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट था ये, तो मैं आपको पूरी पिक्चर एक साथ बना के चल रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सारी चीजों को कनेक्ट करके चल पाओ। अब जब मैं खर्चे की कैलकुलेशन करूंगा, अब मैं खर्चे की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो जब खर्चे की कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे इसको जो मान के चलना पड़ेगा, जो मैं इसको ट्रीट करूंगा, इसको मैं एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करूंगा। क्योंकि जो पेमेंट आ रही होगी मेरी ऊपर, जो पेमेंट आ रही है उसमें आउटस्टैंडिंग जो खर्चा पे नहीं हुआ है, जो अनप्रेजेंटेड चेक है, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। सिर्फ जो चेक क्लियर हुआ है वही मेरी पेमेंट में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो पेमेंट आ रहा है 500 रुपए का, इसमें सिर्फ जो चेक प्रेजेंट हो चुके हैं वो आ रहा होगा। अब मैं करंट ईयर की अगर बात करूं, अब प्रैक्टिकली सोचना, करंट ईयर में तो जो ये वाला चेक होगा वो क्लियर होगा,
करंट ईयर में जो ओपनिंग में जो अनप्रेजेंटेड चेक था वो करंट ईयर में क्लियर हो रहा होगा, तो ये 300 रुपए यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। अब जो क्लोजिंग 260 रुपए है, क्योंकि क्लोजिंग डेट पे ये अनप्रेजेंटेड है, तो कहीं ना कहीं ये करंट ईयर में क्लियर नहीं हुआ, तो ये जो ऊपर वाली 500 रुपए वाली फिगर है इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इस 500 रुपए में जो फिगर आ रही होगी वो 300 रुपए की एक तो पिछले साल की जो अनप्रेजेंटेड चेक है वो क्लियर हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना, आपको इसको लेना है कि चलो ये नॉर्मल पेमेंट है रिपेयर की, और आउटस्टैंडिंग एट ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करना है। तो आपको इस तरह से इसको ट्रीट करके चलना पड़ेगा। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो मैं वापस आ जाता हूं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, मेरी बचपन से ड्राइंग स्किल्स कमजोर थी, तो आप लोग इसको सीधा सीधा साफ साफ करके चलना। तो टू रिपेयर्स टू मशीन, तो करंट ईयर में तो 500 रुपए मैंने पे करे, इसमें मैं आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड करता हूं, लेकिन अब मैं इसको आउटस्टैंडिंग एट एंड नहीं बोलता, मैं इसको बोल देता हूं अनप्रेजेंटेड चेक एट एंड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने यही बैलेंस इसी नाम से जो अकाउंट है वो खोल रखा है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो अनप्रेजेंटेड चेक कितना है ये, वो एट एंड है 260 रुपीज, तो 260 रुपीज में ऐड करूंगा और माइनस करूंगा अनप्रेजेंटेड चेक एट बिगिनिंग 300 रुपए। तो मेरा जो फाइनल आ जाएगा खर्चा करंट ईयर का एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो आएगा 460। अनफॉर्चुनेटली आईसीआई ने इसको डायरेक्टली 460 रुपीज लिख दिया, उन्होंने इसको दिखाया ही नहीं कि 460 रुपए की कैलकुलेशन हुई कैसे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैलकुलेशन हुई कैसे और पूरी कहानी का क्या लॉजिक चल रहा है। चलो, तो एक ये पॉइंट क्लियर हो गया, बाकी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम लोग जो करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको अभी बताई वो हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑनर एरियम टू सेक्रेटरी। तो ये पॉइंट तो वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, तो हम बोलेंगे टू ऑनर एरियम। तो करंट ईयर में तो पे तो हुआ है 400 रुपए, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमने बोला, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट एंड हमने बोला 600 रुपए। हमने क्या डिस्कस किया कि जो करंट ईयर का टोटल ऑनरेरियम पूरा बनता है, हमने पूरा उसमें से कुछ भी पे नहीं किया, क्योंकि जो करंट ईयर में पेमेंट आ रही है वो सिर्फ पिछले साल की आ रही है, यानी करंट ईयर का हमने कोई भी पे नहीं करा। तो जो करंट ईयर का पूरा अमाउंट है ऑनरेरियम का, वो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और वो अमाउंट हमने कैसे बोला, 400 रुपए पिछले साल का था, 200 रुपए इस साल बढ़ गया, तो वो आ गया 600 रुपए। माइनस करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो वो तो 400 रुपए हम लोग निकाल चुके थे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 400 था, तो हम माइनस कर देंगे, तो फाइनल मेरा खर्चा आ जाएगा 600। अगले आइटम पे चलते हैं। तो बेसिकली खर्चों वाली साइड तो मेरी पूरी हो गई, अब मैं रिसिप्ट वाली साइड पे चलता हूं। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएंगे। फिर आपका बैंक इंटरेस्ट आ रहा है 30 रुपीज का, और जब ये आप यहां पे आओगे तो आपको एक इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक आ रहा है 20 रुपए का, है ना। तो एक इंटरेस्ट आ रहा है 20 रुपए का, एंटर्ड जो पासबुक में नहीं है। तो यानी कि 30 रुपए का इंटरेस्ट तो आ गया और 20 रुपए का इंटरेस्ट अभी नहीं आया, तो वो एक प्रकार से एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब मैं इनकम साइड पे आ जाऊंगा, तो यहां लिखेंगे बाय एक मिनट देना जरा, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आपको दे रखा है, 30 रुपए का, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट एट एंड 20 रुपीज, ये हो गया 50 रुपीज। इसके अलावा और क्या दे रखा है, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2600 का, बाय डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। तो डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस कितना आपको दे रखा है,
तो ये है 2600 रुपये का, तो इसको मैं बाहर ही लिखता हूँ 2600। इसमें भी आपको आउटस्टैंडिंग एट एंड और बिगिनिंग दे रखा है, मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड एंड बिगिनिंग। तो एट एंड ऐड करते हैं, बिगिनिंग माइनस करते हैं। तो हम ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो एंड वाला है 100 रुपए और बिगिनिंग वाला है 150 रुपए। चलो, तो ये कितना आ जाएगा 2700, मतलब -50, तो ये आ रहा है 2550। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम आपको क्या दे रखा है, रिसिप्ट फ्रॉम टीज दे रखा है। तो ये हम ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं इसको कंसिडर। अरे ये तो मैं सोल्यूशन पे आ गया, सॉरी। हाँ, तो रिसिप्ट साइड में हमें अगला क्या दे रखा है, किधर गया, यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम टीज दे रखा है। तो इसको तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो ये हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर्स भी हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। तो टीज यहाँ पे हमने ले लिया ऊपर, और फेयर वाला पॉइंट भी हमने एडजस्ट कर लिया, तो ये काम हमारा ऑलरेडी खत्म। फिर आ रहा है सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो इसको भी हम लोग डिप्रिसिएशन निकालने के टाइम पे यूज कर चुके हैं। अगला आइटम है आपका नेट प्रोसीड फ्रॉम मेराइटी इंटरटेनमेंट, तो ये एक आपकी इनकम है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और इससे रिलेटेड कोई नीचे इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी। तो ये है बाय नेट प्रोसीड्स। अच्छी बात यह कि इसने ऑलरेडी नेट में ही फिगर दे दी, तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। तो नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वेराइटी एंटरटेनमेंट, तो ये आ जाएगा आपका 780। इसके बाद आपको अगला दे रखा है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। तो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन के केस में हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं, यूज करते हैं। दैट इज लाइबिलिटी में और डायरेक्टली फंड में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हमको इसका कुछ नहीं करना। तो अब आई थिंक हम लोग सब कुछ कंसिडर कर चुके हैं। मैं एक बार नजर मार लेता हूँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो आई डोंट थिंक हमसे कुछ मिस हुआ है। अब आई कैन कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट क्या आ रहा है निकल के, तो फटाफट से निकाल लेता हूं। तो मैं कैलकुलेट करके आपको आंसर इसका बताता हूं। तो फाइनली हमारा सरप्लस निकल के आ रहा है 40 रुपीज का। टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 40 रुपीज। टोटल चेक कर लेना जो भी आ रहा है, मैं टोटल भूल गया लिखना। टोटल जो भी आ रहा होगा वो हम लोग लिख लेंगे, या मैं एक काम करता हूँ आधा नहीं छोड़ते, फटाफट से आंसर से ही देख लेता हूँ कि टोटल क्या आ रहा है ना। तो टोटल आ रहा है 3430, तो हम लोग लिख लेंगे टोटल 3430। ठीक है, तो मेन काम तो खत्म हो गया। अब खाली हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है, हमें मेनली क्वेश्चन में तो मांगी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ओपनिंग कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बैलेंस शीट ओपनिंग वाली, तो लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। और बहुत ध्यान ध्यान से सारी चीजें हमें लेके चलनी है। इधर आ गई लाइबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स, रुपीस। आइए जी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से देखते हुए चलते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग वगैरह के फिगर्स क्या आते। तो सबसे पहले अगर आप नजर मारोगे तो प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था 100 रुपीज का। तो मैं थोड़ी सी एक जगह छोड़ के लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग
100 रुपीज। ठीक है। और इसके अलावा और आपके अनप्रेजेंटेड चेक थे। तो अनप्रेजेंटेड चेक हमने बोला था कि हम लोग अपने जो करेंट अकाउंट का बैलेंस डालेंगे वो वहां से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां लिख लेता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं बैंक बैलेंस। एक आपका आ रहा है डिपॉजिट अकाउंट, एक आ रहा है आपका करेंट अकाउंट। तो डिपॉजिट अकाउंट का तो बैलेंस एज इट इज आ जाएगा। तो ये कितना है 2230। और इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 300 रुपये दे रखा है, इसमें से हम लोग, सॉरी 600 रुपये दे रखा है। वैसे ही 600 रुपये आएगा, ये तो हमें पता ही है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ इसको। 600 माइनस 300, तो दैट इज 300। ठीक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। अब आप लोग बोलोगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का डाउट आए कि सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी तो दिखाना चाहिए, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी तो दिखाना चाहिए। तो ऐसी कंफ्यूजन में बिल्कुल भी भाई मत पढ़ लेना। आउटस्टैंडिंग रिपेयर यहाँ पे है ही नहीं। आउटस्टैंडिंग रिपेयर के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं है। इसकी जगह उसने टर्म क्या यूज कर रखी थी, उसने टर्म यूज करी थी अनप्रेजेंटेड चेक। मैं बता दे रहा हूं एक बार, ताकि अगर आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन आए तो वो क्लियर हो जाए। उसने इसकी जगह टर्म यूज करी थी अनप्रेजेंटेड चेक। तो इसको हमने यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक को लाइबिलिटी पे दिखाने की जगह यहीं पे माइनस कर दिया। ठीक है। तो ये मत सोचना कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर के नाम से भी एक लाइबिलिटी आएगी, नहीं, क्योंकि आप एक ही चीज को डबल डबल कर दोगे। क्योंकि वो अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से आ रहा था बैलेंस, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक हमने लाइबिलिटी में नहीं दिखा के उसको डायरेक्टली करंट अकाउंट से एडजस्ट करा है। तो इस बात की क्लैरिटी बना के चलना। चलो, ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ, ये तो सब समझाने के लिए लिखा था। वापस से अपना काम करना शुरू करते हैं। तो मैं अपने यहां से बातें कर रहे थे हम लोग। तो ऑनरेरियम आ रहा है, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम हम बोलेंगे बिगिनिंग वाला 400 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 400। इसके बाद यहां पे तो कुछ नहीं है। और आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू आ रहा है ना, आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू आ रहा था, ये इनकम साइड पे दिखा, सॉरी एसेट साइड पे दिखा देंगे 150। सब्सक्रिप्शन ड्यू 150। इसके बाद और कोई तो यहाँ पे चीज आ नहीं रही, यहाँ से तो और कोई चीज हमें लेनी नहीं। एक बार हम क्वेश्चन में देख लेते, क्वेश्चन का कोई बैलेंस हमसे मिस ना हो गया हो। तो हमने सब्सक्रिप्शन ड्यू ले लिया, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग ले लिया, चेक्स अनप्रेजेंटेड को एडजस्ट कर लिया। मशीनरी एंड इक्विपमेंट दिखाना है 800 रुपए पे। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 रुपए। अच्छा, एक कैश इन हैंड भी है, तो वो यहीं पे लिख लेना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैश इन हैंड। ठीक है। तो हमें यहीं डाल देना चाहिए था। तो कैश इन हैंड कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 100 रुपए। और इसके अलावा हमको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट नॉट येट रिसीव्ड है आपका, क्लोजिंग वाला, बोनस भी क्लोजिंग वाला है। तो आई बिलीव सारी चीजें हमारी आ गई हैं। अब आप अपना बैलेंस शीट का टोटल करके कैपिटल फंड निकाल सकते हो। तो हमारा कैपिटल फंड यहां पे निकल के आ जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंस। तो ये कितना निकल के आएगा, तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 100 प्लस 2230 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 800। तो टोटल आ रहा है 3580। वाइट पेन से, वाइट पेन से लिखते हैं इसको, 3580, 3580। इसमें से 500 गए तो ये आने चाहिए 3080।
अब हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 March 2020। लाइबिलिटीज एसेट्स। सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड ही डाल देते हैं। तो कैपिटल फंड 3080 मैंने निकाला था। इसमें हम लोग सरप्लस ऐड कर देंगे। सरप्लस कितना निकाला था हमने? 40 रुपीज का। बाहर आ जाएगा 3120। थोड़ा 3 को ढंग से लिखता हूं, 3120। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट से चीजें देखते रहो तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है, वो आ जाएगी। एक आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग आएगा, एक आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम आएगा, फिर आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड्समैन आएगा। जो जो चीजें याद आ रही है मैं लिखते जा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग कितना है भाई, ऊपर से चेक कर लेता हूँ। तो प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग वाला, अच्छा ये है 300 और ये है 80। 80, 300 और ऑनरेरियम था 600। इसके अलावा और क्या चीजें हैं भाई? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने बोला था हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा था, है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आ रहा था, यहाँ मैंने आपको बताया था। तो हमारा करंट अकाउंट का वैसे बैलेंस तो आ रहा था 150 रुपये का, ये वाला। लेकिन इसमें से हमने 260 का अनप्रेजेंटेड चेक एडजस्ट किया था, तो ये 110 रुपये माइनस में आए थे, तो ये मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे 110 रुपये। ये कैसे आया सर निकल के? 260 माइनस 150। इसके अलावा और क्या चीजें हैं यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो कैश इन हैंड है, फिर कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक पे हम लोग डिपॉजिट अकाउंट ही दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि करंट अकाउंट पे तो हमने डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट तो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखा दिया है। तो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस था मेरा 250 का, और डिपॉजिट का 3090। 3090, 250 एंड 3090। फिर क्या आएगा आपका? सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना आएगा आपका? सब्सक्रिप्शन ड्यू 100 रुपये। फिर एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 20 रुपये। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट आएगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितना आएगा अकाउंट? चलो यहीं से देख लेता हूँ, क्वेश्चन से देख लेता हूँ। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का बैलेंस था मेरा 1750। फाइनली एक लास्ट चीज रह गई, एक लास्ट चीज रह गई। एक आपका टूर्नामेंट फंड पे कुछ कंट्रीब्यूशन था, डोनेशन था फॉर टूर्नामेंट, मतलब फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। तो एक बेसिकली टूर्नामेंट फंड हमको बनाना पड़ेगा 1000 रुपये का।
तो यह आ जाएगा टूर्नामेंट फंड 1000। अब मैं बैलेंस शीट टोटल मेरा मैच होना चाहिए, तो 3120 प्लस 680 प्लस 410 प्लस 1000, शायद ये आ रहा है 5210। 1750 प्लस 120 प्लस 3090 प्लस 250, 5210। तो ये मेरा बैलेंस निकल के आ गया। तो बस ये था ये क्वेश्चन। तो आई बिलीव मेरे साथ आप लोगों ने क्वेश्चन करा होगा और आपका भी आंसर आ गया होगा सही सही। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी चीज में कुछ कंफ्यूजन रह गया हो इस क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब दे दूं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हो, जो यूजर आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।